डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ दी कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कुछ पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए थे। यकीनन उम्मीद है आपने उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में अगर आएगा तो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, राइट द नोट ऑन द फॉलोइंग। नीचे या ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द टू टॉपिक। दो टॉपिक के ऊपर भी नोट आ सकता है, ठीक है। तीन टॉपिक दिए हुए होंगे, दो टॉपिक के ऊपर आपने नोट लिखना होगा। उसमें वो उठाएंगे शुरू से सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी और यहाँ से इकोनॉमिकल डेप्रिवेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया। ये दो नोट के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, व्हाट वाज द मेजर क्राइसिस ऑफ द इंडस्ट्रीज़ इन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो सब कॉन्टिनेंट में इंडस्ट्रियल क्राइसिस आया, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें कभी भी नहीं आया, लॉन्ग भी कभी नहीं आया, लेकिन अगर आएगा तो इसका तरीका यही होगा कि हो सकता है अगर आता है तो ये नोट की शक्ल में आएगा। 3 नोट्स होंगे, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे, उनमें से एक टॉपिक के तौर पर ये आ सकता है। तो हमारा जो इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है उसको डिस्कस कर रहे थे हम। ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया, कल मैंने आपको बताया था, बल्कि इसका मीन लिख लें। इसका मीनिंग है बरे सगीर के मुसलमानों की मुआशी बदहाली या महरूमी, ये दोनों इसके मीनिंग हैं। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कल कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे मुसलमानों के। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस? ये थे कि आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर द मुस्लिम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए जो जिम्मेदार ठहराए गए वो मुसलमानों को ठहराया गया। एक तो ये था। अब उसका जो रिएक्शन था गवर्नमेंट का, वो क्या आया? वो ये आया कि मुसलमानों को डिसमिसल किया गया या टर्मिनेशन ऑफ जॉब्स, मुसलमानों को जॉब से निकाल दिया गया। ये पॉइंट बनाएंगे आप। नंबर 2 जो है, सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस लिखेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस हैं और कॉन्सिक्वेंसेस के बाद जो हालात थे वो क्या थे? टर्मिनेशन ऑफ जॉब्स, मुसलमानों को जॉब से निकाल दिया गया। नंबर 2 जो है वो डिप्राइव्ड या कॉन्फिस्केटेड देयर प्रॉपर्टीज़। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और हम लोग कॉन्फिस्केटेड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में कल पढ़ रहे थे। बहुत से मुसलमान जो लैंड लॉर्ड थे, किसान थे, उनको बेदखल कर दिया गया, कॉन्फिस्केट किया गया, उनकी जायदादें छीन ली गई। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है छीन लेना। उनकी जायदादें छीन ली गई और वही जायदादें जो है वो हिंदू लैंड लॉर्ड जो है उनको दे दी गई। इस पर सर सैयद अहमद ख़ान ने एक फ़िक्रा बोला था, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि नो कैलेमिटी हैज़ डिसेंडेड फ्रॉम हेवन दैट हैड नॉट सर्च द हाउस ऑफ द मुस्लिम बिफोर इट केम डाउन टू द अर्थ। यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसी आफत नहीं आती थी जिसको मुसलमानों के घर का पहले से पता नहीं होता था। ये सर सैयद अहमद ख़ान के बयानात थे। यानी कि जो भी आफत थी, हालात इस तरह के थे
उस वक्त मामलात इस तरह के थे कि जितने भी क्राइसिस थे वो सिर्फ मुसलमानों के लिए थे। तो इस पर उन्होंने ये कमेंट किया था, ये उन्होंने फ़िक्रा बोला था कि कोई भी ऐसी आफत जो आसमान से ज़मीन पर नाजिल होती थी, उन्होंने मुसलमानों का घर पहले से ही देखा होता था उन तमाम आफात व बलियात में। तो मुसलमान उस वक्त आफात व बलियात में गिरे हुए थे। आफात व बलियात ही होती है ना ये तमाम के तमाम, कि उनको जॉब से निकाल देना, ठीक है, जॉब से निकालने के बाद उनकी ज़मीनें छीन लेना, और तो और इकनॉमिकल क्राइसिस। ये एक और पॉइंट है जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें आप इकनॉमिकल या इकनॉमिकल क्राइसिस। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए आप सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है किसी इंसान का, या तो वो जॉब करता है या वो प्रॉपर्टी, यानी अगर उसकी ज़मीनें होती हैं, वो किसान है, तो वो अपनी ज़मीनों पर अनाज उगा कर अपनी भी ज़रूरियात पूरी करता है और उसको बेच कर जो दुनियावी या मुआशरती दूसरी ज़रूरियात हैं उनको कंप्लीट करता है। लेकिन जब जॉब आपसे चली जाती हैं, जब प्रॉपर्टीज आपसे छीन ली जाती हैं, तो फिर इंसान पर इकनॉमिकल क्राइसिस पैदा हो जाते हैं, यानी कि उनके पास या तो पैसा कामकाज के ज़रिए आता है या फसलें काज। तो दोनों तरह से मुसलमानों को वो बुरी तरह से मुतासर किया गया, ताकि मुसलमान जो है वो दोबारा, क्योंकि एक जो प्रीवियस बैकग्राउंड था मुसलमानों का वो ये भी था कि मुसलमान जो है वो तकरीबन 50 ईयर्स उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की थी, तो इनको किसी न किसी जगह पर इस बात का अंदाज़ा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान दोबारा अपने जो तख्त हैं, अपने जो रूल हैं, डेफिनेटली रूल तो किया था, तो डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा अपने तख्त वापस ना ले लें मुसलमानों को, इसीलिए बेदखल किया गया और इनके जो इख्तियारात थे, इनकी पावर्स जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दी गई। जो लास्ट हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल क्राइसिस। ठीक है, अब सनती मसाइल क्या थे? सनती मसाइल ये थे कि जितनी भी सनतें थी वो बंद करना पड़ी, ठीक है। ख़ास तौर पे जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो बुरी तरह मुतासर हुई, ठीक है, क्योंकि आप उसमें एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, आप फ़र्क ये था इंडस्ट्रियल क्राइसिस कैसे हुए। ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो चीप थी, सस्ती, और सब कॉन्टिनेंट की जो थी वो महंगी थी, वो हाई प्राइस थी। इसलिए पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रियल क्राइसिस हुए वो ये हुए कि पूरी दुनिया में अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया, तो इन्होंने सस्ती चीज़ें पूरी दुनिया में सप्लाई करनी, एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, जिससे कॉटेज इंडस्ट्री जो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थी वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो आप लोगों ने ये तमाम के तमाम इसमें मेंशन करना है, और इसमें आपने जो हवाला देना है वो देना है कॉटेज इंडस्ट्री का, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहते हैं? एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी सनतें, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली जो सनतें थी, घरेलू सनतें थी, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। घरेलू सनतें जो घरों में बैठकर लोग काम काज करते थे, जॉब से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद सनती प्रोडक्ट जो थी वो महंगी थी, उन्होंने सस्ती दुनिया को भेजनी शुरू कर दी। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है, कॉटेज और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुई, क्योंकि इंग्लैंड के से हट के सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश जो है, अब बात लंबी हो जाएगी, बांग्लादेश में साउथ एशिया का सबसे बड़ा दरिया बहता है जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? नॉलेज के लिए लिख ले, ब्रह्मपुत्र जो दरिया है वो बांग्लादेश में बहता है, और इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 3100 किलोमीटर है।
उसके बाद नंबर सेकंड जो है वो इंडस रिवर है, ये 2900 किलोमीटर है। फिर जमुना है, फिर गैंजेस है, गैंजेस रिवर भी बांग्लादेश में है। तो इस हवाले से कॉटन और टेक्सटाइल सबसे अच्छा और मयारी जो है वो सब कॉन्टिनेंट का था। तो कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट जो है वो इम्पैक्ट्स इन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पर जो इम्पैक्ट्स थे वो क्या थे? गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पे इम्पैक्ट्स ये आए कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटेन ने जब सप्लाई करना शुरू कर दिया, तमाम का तमाम जितना भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी गुड्स हैं, वो दूसरे ममालिक को भेजना शुरू कर दी। वो चीपर थी, ये थोड़ी सी हाई प्राइस थी, तो चीपर को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है, उस दौर में। तो इसलिए जो गुड्स और प्रोडक्ट्स पर इम्पेक्ट आया वो ये आया, द गुड्स produced in Britain could be imported into India, but the Indian products were demanded neither in Britain or nor in Europe। यानी कि ना वो बरतानिया में उनको मंगवाया जाता था और ना ही उनको उसको यूरोप में भेजा जाता था। इंग्लैंड ने जब अपनी हुकूमत के पंजे गाड़े तो उन्होंने प्रोडक्ट्स के, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ी मार्केट थी, तो जब ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ से जो टेक्सटाइल है वो इंग्लैंड भेज के उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया और इंक्रीज़ करके यूरोप और दूसरे ममालिक में उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया वो ये आया कि सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स जो हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मुग़ल रूल के बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, लैंड लॉर्ड ज़्यादा जो थे वो मुग़ल और मुसलमान थे। उनकी ज़मीनें छीन कर हिंदुओं को देना, ठीक है। और ज़मीनें छीनने के बाद जो इकनॉमिकल क्राइसिस, मैंने आपको बताया कि इकनॉमिकल क्राइसिस क्या क्या हुए, कि इसमें जो मुस्लिम ट्रेडर थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन्होंने, ठीक है। क्यों सफ़र किया? इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, उनकी जो प्राइजेस थी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा हाई थी, इंग्लैंड की प्राइजेस सस्ती थी, इसलिए उनको ये भी नुकसान उठाना पड़ा। और इससे फिर ये हुआ कि इंग्लैंड ने दुनिया के दूसरे ममालिक में अपनी प्रोडक्ट्स को भेजना शुरू कर दिया। तो बेटा ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा, इकनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया, बड़े सगीर पाक व हिंद में मुसलमानों की मुआशी महरूमी जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हुई, इसमें चंद चीज़ें मैंने आपको बताई। ये 4-5 पॉइंट्स ही हैं आपके। गो कि ये क्वेश्चन कभी भी एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आया आज से, क्योंकि 9th की बुक को आए हुए 3 से 4 साल हो गए हैं और ये टॉपिक नहीं आया। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक नहीं आते वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हर साल एक ही तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में या पेपर में नहीं दिए जाते, क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो हो सकता है इस साल वो ये दे दें टॉपिक। इसलिए आपने ये जो 5 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं इकनॉमिक क्राइसिस में या इकनॉमिक डेप्रिवेशन में आपने उनकी पहले तो हेडिंग्स बनानी है, और हेडिंग्स बना के फिर इसको हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली आपने एक्सप्लेन करना है। और इसमें मेजर जो पॉइंट है, क्योंकि इसमें ईयर और डेट्स वगैरह तो दी नहीं हुई, तो मेजर जो इवेंट्स हैं इंडस्ट्रियल क्राइसिस में आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ जॉब या कॉन्फिस्केटेड द लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ में आपने वो सर सैयद अहमद ख़ान वाला कोटेशन जो है वो शामिल करना है। तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जायदादें छीनना, ठीक है, मुआशी मसाइल, उर्दू वाले बच्चे देख लें, मुआशी मसाइल, सनती मसाइल और अशिया पर असरात, ये आपने लिखने हैं तमाम के तमाम और इनको याद भी करना है। बात समझ आ गई है? इसमें इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई इशू हो या आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो या आपको समझ ना आया हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू ईमेल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।